पूरी दुनिया जिस नाम से डरती है, जो सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा देता है, जिससे काल सर्पयोग का निर्माण होता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना गया है। उस नोटोरियस प्लैनेट को हम राहु बोलते हैं। वास्तव में ये एक छाया ग्रह है और हर आदमी जिंदगी में कभी ना कभी परेशान होके, तंग होके इस बात पे सोचने को मजबूर होता है कि कहीं उसे राहु केतु तंग तो नहीं कर रहे। किसी भी खराब ट्रैप को समझने के लिए लोग ज्योतिषियों के पास कुंडली लेके पहुंचते हैं कि बॉस जरा देखो तो कहीं राहु का प्रकोप तो नहीं आ गया मेरे ऊपर, मैं तो बहुत परेशान फंसा हुआ हूं। अगर किसी ने शॉर्टकट अपनाई है, अगर किसी ने फरेब किया है, अगर किसी को सांप का जहर लग गया है या कुत्ते ने काट लिया है, तो श्योर शॉट वो राहु से परेशान है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु क्या है और राहु के प्रकोप क्या हैं। राहु कौन से घर में अच्छा होता है, राहु कौन से जगह पे खराब होता है, राहु के क्या बुरे इंपैक्ट हैं आपके ऊपर में, राहु के क्या अच्छे परिणाम होंगे जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस तरह के तमाम अलग अलग प्रश्नों और उत्तरों के साथ आज हाजिर हुआ हूं मैं आपके सामने और आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर कर दूंगा। क्योंकि जो ये कंफ्यूजन वर्ड है ना, ये भी राहु क्रिएट करता है, आपके नॉलेज के लिए बताऊं। लेकिन राहु के अध्याय को समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा समुद्र मंथन के काल में, जिस समय में सुर और असुरों ने अलग अलग टोली बना करके वासुकी नाग से समुद्र का मंथन किया था। बहुत सारी चीजें उसमें से निकली, जिसमें एक प्रमुख घटक था अमृत, जिसकी तलाश सबको रहती है। फाइनली जब अमृत प्राप्त हुआ तो यह डिसाइड हुआ कि चलो इसे चुपके से देवता लोग पी लें। यह खबर स्वर भानु नाम के एक राक्षस को पता चल गई, जो समुद्र मंथन का पार्ट था। उसने देवताओं का स्वरूप बना करके अमृत पान किया। इतने में भगवान शिव और भगवान विष्णु को यह खबर लग गई कि स्वर भानु ने अमृत पान कर लिया है। आप देखा ना था, और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका गला काट दिया। क्योंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं वो। अब उसके दो टुकड़े हो गए और दो राक्षसों का निर्माण हुआ। एक को हम राहु, ड्रैगन्स हेड, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली नॉर्थ नोड बोलते हैं। ये तो हुई किस्से कहानियों की बात। अब अगर इसको आप प्रैक्टिकली समझें तो ज्योतिष विज्ञान मानता है कि ये चंद्रमा की कटान बिंदुएं हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्योंकि वास्तव में एनर्जी इन्हीं जगहों से फ्लो होती है, नॉर्थ की एनर्जी साउथ में जाती है। इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है और इससे इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। क्योंकि ये चंद्रमा की कटान बिंदुएं हैं, इसलिए इसका मन से सीधा सीधा संबंध है। और ये कटान बिंदुएं ग्रहण काल में सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती हैं, इसलिए हम राहु बोलते हैं, जो कि सूर्य का ग्रास कर लेता है। तो पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण लगता है अथवा चंद्र ग्रहण लगता है। कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष के अकॉर्डिंगली अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु का प्रेजेंस दिख जाए, तो भाव कोई भी हो, शॉर्टकट्स, डिससैटिस्फैक्शन, डिसएग्रीमेंट, कंफ्यूजन, इल्यूजन, ये सब कुछ वहां घिर के है, जिसका जातक के जीवन पे इमेंस इफेक्ट होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसे ही सारे ग्रह एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, मेष, फिर वृष, फिर मिथुन, फिर कर्क, ऐसे बढ़ते हैं, एट द सेम टाइम राहु हमेशा उल्टे घूमते हैं। यानी कि अगर वो मीन में हैं तो फिर वो कुंभ में जाएंगे, कुंभ के बाद वो मकर में जाएंगे, मकर के बाद वो धनु में जाएंगे, धनु के बाद वो वृश्चिक में जाएंगे। इस तरीके से ये उल्टा ही चलता चले जाएंगे। ये कभी मार्गी नहीं होते। जैसे सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते, उस तरीके से राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते। अब मित्र, अगर बात करें कि राहु कौन से भाव में अच्छा होता है और कौन से भाव में खराब होता है, तो मैंने जो समझा है,
जो मैंने देखा है अपने लोगों के ऊपर में अप्लाई किया है, अलग अलग कुंडलियों को देख करके समझा है अभी तक के जिंदगी में, उसमें मुझे बहुत प्रैक्टिकल अनुभव की मैं बात बताता हूं कि राहु अगर सेकंड हाउस में होता है या थर्ड हाउस में होता है अथवा 11th में होता है, अदरवाइज 6th में होता है या 10th में होता है, तो इन हाउसेज में राहु का इंपैक्ट बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब होता है। ये तो बेस्ट प्लेसमेंट की बात हुई। वास्तव में राहु का अपना कोई हाउस नहीं होता, इसलिए राहु जहां कहीं भी बैठ जाते हैं वो उस घर के लॉर्ड हो जाते हैं। फिर भी मतांतर से राहु को हम इन दो हाउस में यानी कि वृषभ में और मिथुन में उच्च का मानते हैं। कुछ लोग कन्या में भी राहु को उच्च का मानते हैं। एट द सेम टाइम वृश्चिक में, धनु में राहु नीच का माना जाता है। यह तो अच्छे और खराब राहु की सिचुएशन हो गई। अब अगर ओके प्लेसमेंट की बात करूं ना, कि जहां पे ठीक ठाक इंपैक्ट है राहु का, तो मैं 9 और 5 में यानी कि त्रिकोण भाव में यहां और यहां पे राहु को ठीक ठाक माना जाता है, बुरा नहीं मानते। फिर भी जो मेरी पर्सनल अनुभूति है उसमें कुछ एक जातक मुझे ऐसे मिले हैं जिनकी राहु लग्न में रही है और बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, नामी नेता हैं, मिनिस्टर्स हुए हैं। तदोपरांत अगर खराब भावों की बात की जाए राहु के लिए, तो चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये 4 भावों में राहु को अच्छा नहीं मानते। वास्तव में द्वादश और अष्टम में राहुदेव कष्ट, रोग, विष, गुमनामी, डिससैटिस्फैक्शन और डिस्ट्रॉयर की भूमिका निभाते हैं, जबकि चतुर्थ भाव में ये अनसक्सेस को बहुत प्रमोट करते हैं और आदमी को दुख दारिद्र के साथ घेरे रखते हैं। संगी अगर वो सप्तम में होते हैं, जबकि अगर ये तुला राशि भी हो, तब भी तुला राशि इनकी फेवरेबल राशि है, उसके बावजूद कई दफा सप्तम में व्यक्ति के हस्बैंड वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप है वहां पे दरार लेके आते हैं। हस्बैंड वाइफ के चाल चलन में कुछ विरोधाभास लेके आते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग छिड़ जाती है और व्यक्ति का शादीशुदा जीवन में उतार चढ़ाव आने लग जाता है। राहु के खास नक्षत्रों की बात अगर की जाए तो इनके नक्षत्र हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। इन 3 नक्षत्रों के जो कलर्स हैं वो इनके लिए फेवरेबल कलर्स हैं। अब आप बोलेंगे कि इनकी कलर क्या है, राहु की कलर क्या है, तो राहु की जो स्टैंडर्ड कलर मानी गई है ना, वो ब्राउन मानी गई है। हल्का रेड लिए जैसे ये कुर्ता है, और जब उस ब्राउन का, उस रेड का ब्लू या ब्लैक का शेड मिक्स होता है तो ये थोड़ा और डीपर हो जाता है और ये प्योर राहु के कलर्स हो जाते हैं। ऐसी हालत राहु के कुंभ में प्रेजेंस से बनती है। राहु अगर अच्छे भावों में होता है तो ये फेम, मनी और सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा कि राहु सिर्फ सर का नाम है, सिर्फ हेड है राहु के पास। जैसा मैंने अभी बताया कि वो सर काट दिया था भगवान ने, तो जो हेड है ना, उसके मुंह में जितना भी आप डालेंगे, क्योंकि उसकी पेट नहीं है, बॉडी नहीं है, तो जो भी डालेंगे वो इन्फिनाइट उसका बॉडी है, उसमें खाते ही चला जाएगा, जाते ही चला जाएगा। तो जिस चीज की इच्छा हो गई उसकी खाने की, जिस चीज की अभिरुचि जग गई आपके दिमाग में, सही शब्दों में बोलूं तो वो खत्म ही नहीं होगी, वो इच्छा क्लोज ही नहीं होगा कभी। उसमें आप डालते जाएंगे और वो फिनिश होने का नाम नहीं लेगा। चाहे वो धन की लोलुपता हो जाए, चाहे वो फेम की इच्छा हो जाए, चाहे वो सक्सेस प्राप्ति का इंटरेस्ट हो, ऐसा आदमी किसी के सर पे चढ़ के भी अपने मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वो इसकी परवाह नहीं करता कि किसका सर है, किसका घर है, वो आगे बढ़ता जाता है बस। काफी खतरनाक हो जाते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ अपने भलाई की सोचते हैं, सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। ऐसे लोग बहुधा लीडर्स होते हैं। बिना अच्छे राहु के प्रेजेंस का आपके कुंडली में आप कभी एक अच्छा नेता नहीं बन सकते।
चाहे सारे ही प्लैनेट बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर राहु अच्छा नहीं है तो आप एक सक्सेस नेता नहीं बन सकते। कहने का मतलब है कि जितने भी अच्छे नेताओं को आप देख रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स को आप देख रहे हैं, उनके पीछे एक अच्छे राहु का बैकअप है। क्योंकि ये सडेनिटी के लॉर्ड हैं, ये छाया ग्रह हैं, दिखते नहीं हैं, इसलिए इनका प्रभाव सबसे ज्यादा आपके मन पे होता है। अगर ये अच्छे हैं तो आपकी मन आनंद में रहेगी, अच्छाई से भरी रहेगी, सही दृष्टि प्राप्त करेंगे आप, सही दिशा प्राप्त करेंगे आप। शॉर्टकट बिना आजमाए हुए, बिना गलत तरीके को चुने हुए आप जिंदगी को एक सही पर्सपेक्टिव से लेंगे और उसमें सक्सेस गेन करेंगे। एट द सेम टाइम जिसकी राहु खराब होते हैं वो शॉर्टकट रास्ता पसंद करते हैं, फ्रॉडुलेंट वे में आगे बढ़ते हैं, इनको समाज का कोई टेंशन नहीं होता और चाह करके भी सही दिशा को प्राप्त नहीं करते, रॉन्ग डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे राहु वाले हमेशा घबराहट से परेशान रहते हैं, एक फियर रहती है मन के अंदर में, और कई दफा विष के शिकार होते हैं, या तो फूड पॉइजनिंग से हो जाएं, या सांप काट ले, अथवा कुत्ते काटने का बहुत कॉमन घटनाएं इनके साथ देखी गई हैं। 18 महीने का राहु का गोचर या 18 साल की महादशा, राहु का व्यक्ति पे प्रभाव 42वें साल में सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। राहु अगर हृदय भाव पे आ जाएं, अगर चतुर्थ भाव में आ जाएं, तो ऐसे में काल सर्पयोग का निर्माण करते हैं और सारी कोशिश, सारी मेहनत, हर एफर्ट के बावजूद असफलता प्राप्त होती है, ग्रोथ नहीं होता, आदमी परेशान रहता है, पता नहीं चलता कि गाड़ी कहां अटकी हुई है। कई दफा ऐसे लोगों को प्रेत बाधाएं भी तंग करती हैं। ये तो हुई सामान्य जानकारी। अब मित्र, अगर आप किसी तरीके से राहु से प्रभावित हो गए और कष्ट में आ गए हैं और पता चल गया कि हाँ राहु के कारण ही ये कष्ट है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, इस चार्ट को देख लें, इस पे मैंने ट्रिपल डॉट लगाए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये ट्रिपल डॉट्स में अगर आपके राहु हैं, यानी कि आपकी कुंडली में 11 जहां कहीं भी लिखा हो, अगर वहां पे राहु हैं, लेकिन वो 11 यहां ना हो, यहां ना हो, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो जैसे 2 है यहां पे, अब 2 में मैंने ट्रिपल डॉट लगाए हैं, 3 में मैंने ट्रिपल डॉट लगाए हैं, ये 3 कहीं भी हो पूरी कुंडली में, बशर्ते ये और ये इन 4 भावों में ना हो, तो ऐसी हालत में आप पे बहुत शुभ प्रभाव राहु देगा। आप अपनी कुंडली को चेक करें और यहां पे आके लिखें कि आपके कौन से भाव में राहु दिख रहा है और वहां पे कौन सा नंबर है, और वो नंबर आपके यहां अगर इस जगह से लग्न से काउंट किया जाए, ये जो जगह है वो हेड है, यहां लग्न है, तो इस जगह से वो 11वां नंबर कहां आ रहा है। हो सकता है आपके में यहां 6 लिखा हो और उसके हिसाब से 11 यहां हो, तो अगर यहां 11 लिखा है, दैट मीन्स वो कुंभ राशि है जो आपके 6ठे भाव में है। मिला जुला करके इस जगह पे राहु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। ये परिणाम आपके जॉब पे बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट डालता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये कौन सा भाव बन रहा है और उस भाव से जन्य जो प्रभाव हैं वो आप पे बहुत ज्यादा पड़ेंगे। ये बहुत साफ साफ बातें हैं। अब उस भाव से संबंधित प्रभाव आप पे अच्छे पड़ेंगे या बुरे पड़ेंगे, इसके लिए आपको ये ट्रिपल डॉट्स देखने पड़ेंगे, या यहाँ पे मैंने डबल डॉट्स भी डाले हैं। ये देखिए 5 में डबल डॉट है और 9 में डबल डॉट है, ये दोनों त्रिकोण भाव हैं। इस दोनों त्रिकोण भाव में कोई भी ग्रह शुभ होते हैं, यूजुअली राहु भी शुभ होते हैं। मैं तो ये भी बता रहा हूं कि यहां पे भी, यहां मैंने सिंगल डॉट डाला है, जबकि विद्वानों का मत होता है कि लग्न में राहु उतना अच्छा नहीं करता, फिर भी मैं बोलता हूं लग्न में राहु बहुत अच्छा करता है। आपको पॉलिटिकल ब्रेन देता है, आपको ये आइडिया देता है कि किसके पास में क्या प्रेजेंट करना और क्या छुपा लेना है। इससे आप एक सधे हुए, एक मजे हुए पॉलिटिशियन होते हैं।
नॉट नेसेसरीली आप मिनिस्टर बननी है आपको। अगर आप जॉब में भी हैं तो आपको पता है कि आपको आपके बॉस के सामने क्या बोलना है, किस मूड में बोलना है, किस वक्त बोलना है, कहां हाँ बोलना है, कहां ना बोलना है। ये चीजें अगर आ गई तो कौन है जो आपको रोक ले आगे बढ़ने से। वापिस आता हूं, मैं रेमेडीज पे था। मेरा ये बताना इंपॉर्टेंट है यहां कि अगर राहु से परेशान हैं आप, अगर आपके खराब भाव में कहीं भी राहु है आपकी कुंडली में, तो उस हालत में आप 3-4 उपाय कीजिए मेरे कहे, और देखिए कैसे आपका फटाफट प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। आप मुझे याद करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। थैंक्स देने तो आना पड़ेगा दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। अभी समझे यहां पे कि देखिए, आपने एक काम करनी है। अगर राहु को इंस्टेंट शांत करना है, बहुत तंग हो रहे हैं आप, तो आप एक चांदी का चेन पहन लें। ये चेन गले में पहनना है आपको। अगर आप ऐसा करेंगे तो राहु इमीडिएटली शांत हो जाएगा, क्योंकि गले तक ही राहु है, गले के बाद राहु नहीं है। तो आपने अगर उसके गले में चेन डाल दी, और चांदी प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा का, तो जैसे ही चंद्रमा शांत होंगे राहु खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा। ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन है कि आप 4 बिस्किट किसी भी शनिवार से आवारा कुत्तों को खिलाया करें। यहां मैंने पहले ही बता दिया कि ये कुत्ते खतरनाक हो सकते हैं, आपको काट सकते हैं। अगर राहु आपका खराब है तो कुत्तों के काटने का संयोग बन सकता है। तो शुरू में थोड़ी सावधानी रखनी है, ग्रेजुअली आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये कुत्ते आपको तंग नहीं कर रहे। अगर राहु का समन होना होगा तभी वो कुत्ते आपका दिया हुआ बिस्किट खाएंगे, अदरवाइज वो सूंघ के छोड़ देंगे, और ऐसी हालत में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर भी आपको अपना प्रयास तो करना चाहिए। ऐसा आपको नित्य करना चाहिए। आपके लिए जो तीसरा इलाज है वो है कि 1.25 किलो जिलेबी खरीद लें, और जहां ढेर सारे कुत्ते हों वहां पे जाके डाल दें। इन कुत्तों के खाते ही आपकी राहु बहुत ड्रेस्टिकली शांत हो जाएंगे। चौथा इलाज है कि थोड़ा सा गुड़ लें, इसके 4 टुकड़े करें, और 4 टुकड़े जाकर के कुत्तों को फेंक दें। ऐसा करने से भी राहु इंस्टेंट शांत हो जाते हैं। 5वां इलाज है नारियल, जो सूखा हुआ नारियल होता है उसको बहते जल में प्रवाहित कर दें। 6ठा इलाज है भगवान विष्णु के मंदिर में नारियल चढ़ा दें। 7वां इलाज है आपके लिए कि एक अच्छा गोमेद, उसे हैसोनाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और इंडिया में सीलोन वाली गोमेद को बेस्ट मानते हैं। अन्यथा अगर पैसे की कमी है तो आप गया वाला गोमेद भी पहन सकते हैं। इसको पहनने से भी राहु बहुत तेजी से शांत होते हैं। हालांकि मैं जेम्स स्टोन्स बिना कुंडली देखे पहनने की सलाह नहीं देता। आपके पास में 8वां इलाज है कि आप भगवान शिव पे दूध चढ़ाया करें किसी भी सोमवार से। आपके पास में 9वां इलाज है कि ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार जाप करें। आपके पास में 10वां इलाज है ओम रांग राहवई नमः का नित्य 108 बार जाप करें। इनमें से जो भी पसंद हो आपको, अन्यथा जितना संभव हो सके करके देखें, शांति यथाशीघ्र मिलेगी और आप राहु के परेशानी से बाहर निकल आएंगे। इस तरह की डिटेल्स हमने अपनी वेबसाइट पे भी दे रखी है। अगर और भी उपायों की जानकारी चाहिए, और भी ग्रह दशा समझनी हो, राशियों के बारे में और विस्तार से समझना हो, इन सब के लिए आप हमारी वेबसाइट को जरूर चेक करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।